जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को विद्युत से बहुत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से बहुत ही मजेदार टॉपिक्स को तुम्हारे सामने रखा। बहुत ही ज्यादा मजा आया और ये कक्षा 10 के विज्ञान को बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से तुम पढ़ रहे हो। वाकई में ये मजेदार सब्जेक्ट है ही। सबसे मजेदार सब्जेक्ट विज्ञान, फिर उसके बाद मैथ, ये मजेदार ही होती है। अगर इसमें थोड़ा सा घुस जाओ ना तो भैया इसमें रंग जो चढ़ जाता है ना, वो केसरी रंग क्या काम आएगी, जो रंग हमें विज्ञान देकर जाएगी, है ना। पहले तो ये रंग चढ़ा लो बस, किसी ना किसी तरह रंग चढ़ा लो बस, है ना। फिर रंग में भंग फिर मजेदार हो जाती है ना। बहुत रंग में मजा आती है, फिर बस इसे चढ़ जाए। जिसे चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसको समझाया। मजा आया कि नहीं आया, है ना। अब उसी तरफ देखते हैं। क्या पहली हेडिंग आज की, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब बताओ भैया, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। अब दाएं हाथ का अंगूठे का नियम क्या है कि अगर मान लिया किसी चालक को, ये मान लेते हैं कोई चालक है, इसको अगर हम इसे जाकर पकड़े, है ना, तो ये कहा गया कि ये जो अंगूठा है ये धारा की दिशा तो बताएगा ही, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये अंगुलियां बताएगी कि लिपटी हुई है। यही हमारा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है ना। और यही बताया गया कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। पेंच का नियम इन्होंने क्या बताया कि अगर हम किसी पेचकस को, अगर पेचकस को मान लीजिए कसते हैं, तो देखो कोई ऐसे कस पाएगा, ऐसे नहीं कस पाएगा ना। जब भी कोई कसेगा पकड़ के उसको ऐसे करेगा, है ना, चाहे जैसे करेगा ऐसे करना हो, है ना। कोई ऐसे पकड़ के कसेगा पेचकस को, नहीं करेगा ना। तो ये अंगूठा दिखाएगा, अंगूठा दिखाना जरूरी है। तो यही कह रहा है। तो पहले आइए हम समझते रहे। पहला, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, पहले इसे समझ लेते हैं। दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, यदि हम दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से मोड़े की, अंगूठे को लंबवत, अगर इस तरह मोड़े की इसको लंबवत लंबवत कर लें, तब अंगूठे की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। ये अंगूठे की ओर धारा प्रवाहित हो रही है तथा लिपटी हुई अंगुलियां चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, है ना। अब इसी तरह ये जैसे ये धारा अगर इधर से घूम रही है, धारा इस पर जा रही है, तो ये ऊपर अंगूठा धारा की ओर दिखा रहा है ना। अब लिपटी हुई अंगुलियां, है ना। क्लियर है इतनी बात, अब इसको समझ गए। अब आइए देखते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम चाहे कहो, चाहे इसे कहो कार्क स्क्रू का नियम, है ना। ये दोनों एक ही है, किसी तरह से आ जाए, एक दो नंबर तुम्हें देकर ही जाएंगी, है ना। इसको क्या कहते हैं, यदि हम पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि, पेचकस को पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच का नोक, ये जो पेच का नोक धारा की बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा उठता है। अब जिस ओर घुमा, मान लीजिए अगर इस साइड घुमाओगे तो देखो ये अंगूठा इस साइड घूमेगा, है ना। इस साइड घुमाओगे तो अंगूठा इस साइड घूमेगा, है ना। समझ गया ना। देखिए मान लेते इससे कर रहे हैं हम, अगर इसको घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा इस ओर घूमेगा ना, है ना, इस ओर घूमेगा। अगर इस ओर घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा इस ओर घूमेगा, है ना। तो ये अंगूठा ही बताएगा, है ना। तो घुमाने के लिए अंगूठा उठता है, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। इतनी बात समझ गए, है ना। इसको जल्दी से लिख लो, एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो कि ये कह रहा है कि यदि हम पहले दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होगा। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यूं होता है कि अगर हम, अंगूठा क्या बताया है, अगर हम किसी भी तार को या राड को किसी भी तरह पकड़े हैं, तो अगर पकड़े हैं तो अगर ये जब भी पकड़ेंगे तार और को तो इसी तरह पकड़ेंगे ना। तो ये जो अंगूठा होगा ये धारा की दिशा को बताएगा, है ना। और ये जो हमारी अंगुलियां होंगी, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बताएंगी, है ना। कल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब बताया था तो वृत्ताकार आकार का बताया था ना, उड़ती हुई, है ना, इधर से नॉर्थ से साउथ की ओर गई और नॉर्थ से साउथ की ओर इधर से गई, है ना। तो इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र बताया था, नॉर्थ, ये साउथ, इधर से इसे गई, इधर से इसे गई, है ना, यही तो बताया था। तो यानी ये जब हमारा लिपटेगा तो ये लिपटा, देखो वृत्ताकार कुछ दिख रहा है ना। तो ये जो दिख रहा है वृत्ताकार, तो यही तो है चुंबकीय बल रेखाएं, है ना। ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। अब इसी तरह पेचकस को, अगर हम पेचकस को मान लेते हैं
ये पेचकस है ना, ये पेचकस है मान लेते हैं, है ना। अब इस पे हम अगर हम ये अगर ऐसे हम पकड़े हैं, अगर हम ऐसे पकड़े हैं तो ये जो हमारा अंगूठा उठेगा, ये यहां से अंगूठा उठेगा हमारा। अरे ठीक है, हम इतना हम समझाने के लिए हम करे हैं कि हम, है ना। अगर अंगूठे के लिए हम उठाए हैं तो ये जो अंगूठा हमारा है, ये देखो, ये जिस ओर घुमाएंगे उसी ओर अंगूठा घूमेगी हमारा, तो उसी ओर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, और ये अंगूठा जो होगा ये धारा की दिशा बताएगा कि धारा इसी दिशा में है ना। जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में हमारा पेज घूम रहा है। बस यही है इनका मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती नियम। अच्छा, दो चीज समझ जाओ। एक बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम होता है, वो मैक्सवेल वो फ्लेमिंग का नियम है ना। फ्लेमिंग के बाएं दाएं हाथ का नियम, हाथ का नियम, है ना। अब इनका जो है ये अंगूठे का नियम है, अंगूठे का, है ना। ये ठेगा नहीं, अंगूठे का नियम, है ना। अब इसी तरह मैक्सवेल का नियम जो है ये भी अंगूठे के ही नियम पर, या मैक्सवेल के अंगूठे का नियम, इसको कहते हैं मैक्सवेल के अंगूठे का नियम। समझ गए, ये मैक्सवेल के अंगूठे का नियम, या कह दो फ्लेमिंग के दाएं या बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना। वो अलग बात होगी, धारा बताए गए वो वहां पर बताना होगा, लेकिन यहां पर अंगूठे में केवल समझो, है ना। ये फ्लेमिंग का और उनका मैक्सवेल का दोनों का अलग अलग है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, अभी तक समझ लिए थे, अभी फ्लेमिंग का अंगूठे का नियम खूब अच्छी तरीके से समझ गए। फ्लेमिंग के अंगूठे के नियम में तुम्हें यह पता चल जाता है कि आखिर हमारी धारा की दिशा ये किस ओर बताती है। यही काम फ्लेमिंग ने समझाया है, यही बताया है। अब उसके बाद एक छोटी सी हेडिंग जो घड़ी का नियम होता है, इसको समझ लेते हैं। अच्छा, घड़ी के नियम को बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ये कभी कभार तुम्हें एक आध नंबर में आ जाती है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन बता देना थोड़ा जरूरी होता है। तो इसको देख लेते हैं। ये वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारा प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या इसे घड़ी का नियम भी कहते हैं। क्या होता है, जब किसी वृत्ताकार तार या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह डिस्क चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जाहिर सी बात है, जो पहले समझा दिया वही बात है, करती है। जिसका एक तल उत्तरी तथा दूसरा तल दक्षिणी ओर होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, है ना। हमारी बात यही इतनी है। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं अगली हेडिंग, पर नलिका में धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके बाद अगली हेडिंग हमारी है, पर नलिका में धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब ये परिनलिका क्या होती है, कोई मान लो एक लकड़ी का गुत्था हो या जिसमें नरम लोहा हो, है ना। इस पे अगर हम अगर इस लकड़ी के गुत्थे में इस पे अगर तार लपेटें, तार लपेटने के बाद इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो उसके बाद क्या क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यही बताना होता है, बस, है ना। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है। अब अगली हेडिंग डाल लो, वृत्ता परनलिका। चलिए अब समझते हैं कि ये परिनलिका क्या होती है। परिनलिका में धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पहले तो परिनलिका को हम खूब अच्छी तरीके से समझ जाए। परिनलिका क्या होती है, ये कोई मान लेते हैं एक अचुंबकीय पदार्थ लेते हैं, कोई लकड़ी का गुत्था ले लें या कोई जिसपे करंट न जाए, तो उसपे अगर हम कोई तार लपेटते हैं, और कब तार लपेटेंगे, जो विद्युत रोधी कोई पेंट करके, तो कोई विद्युत रोधी हो उस पर पेंट कर दे जिससे कार्बन और ना जमे और ज्यादा दिक्कतें ना पैदा करे, उसको लपेट लेते हैं। देखो लकड़ी के गुत्थे को अगर लपेट देते हैं, कई बार कहीं मोटर वोटर में देखो तो तार जिसपे लपेटी रहती है ना, लगता तो ऐसा है कि इससे ये इस पे करंट आएगी, लेकिन वो उस पे करंट नहीं आती, है ना। आखिर वो लकड़ी के गुत्थे पे होती है, लगता तुम्हें ऐसा है ना। तो जब हम इस पे तार लपेटते हैं ना,
तब इसके कारण इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसकी घटनाओं को, इसी घटनाओं के अध्ययन को हम करने चले चुंबकीय क्षेत्र के कारण, है ना, इसी के कारण। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, सबसे पहले परिनालिका क्या होती है। जब किसी अचुंबकीय पदार्थ के बेलन पर तांबे के विद्युत रोधी आवरण पर तांबे के तार के कई फेरे, जो कई फेरे लगा देते हैं उसी को तो लूप कहते हैं, है ना। कई फेरे पास पास लपेटने पर तारों की बेलनाकार नली को परिनालिका कहते हैं, है ना। इस पर जो तार लपेटते हैं उसी को ही हम परिनालिका कहते हैं। परिनालिका अनेक वृत्ताकार लूपों से मिलकर बना होता है। लूप मैंने बताया ना, जो कई तार लपेटे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो लपेटे होते हैं, इसी को लूप कहते हैं, है ना। लूपों से मिलकर बना होता है। अच्छा, इसकी परिघटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी परिघटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण हमारी क्या है, ये कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना क्या प्रदर्शित करता है। क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रबल होना प्रदर्शित करता है ना। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में आया है, इसको ध्यान देना है ना। फिर इसके बाद देखते हैं कि परिघटनाएं क्या है। पहली परिघटना, परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का समांतर होना यह प्रदर्शित करता है कि धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है ना। क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना यह प्रदर्शित करता है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। याद कर लेना, किनारों पर क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होना यह प्रदर्शित करता है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है ना। इसको समझ गए ना पूरी तरह। तो एक बात ध्यान देना कि जिसे मान लेते हैं कोई परिनालिका है ना, कोई परिनालिका है, तो अब इस पे अगर हम कोई तार हम लपेटते हैं, इसमें कोई तार लपेट दें, है ना, हाँ, कोई तार लपेट दें, तो यही कह रहा है, इसी को जो लपेटी गई है ना, इसी को कहते हैं लूप। और इसको परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परिनालिका। समझ गए ना, है ना। चलो इसे जल्दी लिख लो।